दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसी शख्सियत की जिसको ये पूरा विश्व अहिंसावादी मानता है, महात्मा मानता है। और ये देश में राजनीति ने उसको राष्ट्रपिता का चोला पहनाया। ये हम भी सुनते आए हैं, पर सच ये है कि किसी भी सरकार ने कभी ऐसा कोई रेजोल्यूशन पास नहीं किया जिसमें महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का दर्जा दिया जाए। ऐसा कोई कानून नहीं बनाया, ना ही पार्लियामेंट में इस तरीके का कुछ हुआ है। परंतु राजनीतिक झूठ इतनी बार बोला जाता है कि कुछ समय बाद जनता को वो सच लगने लगता है। तो आज मैं आपको गांधी जी के बारे में वो जानकारी साझा करना चाहता हूं जो किसी ने आपको नहीं बताई होगी, और बताई भी गई होगी तो बहुत लिमिटेड इंफॉर्मेशन के साथ बताई गई होगी। जो मैं कुछ भी कहने जा रहा हूं उसके सोर्सेस क्या हैं वो भी मैंने वीडियो के नीचे डाले हैं। परंतु एक चीज मान लीजिए, राजनीति के अनुसार गांधी जी इतने महान आत्मा थे कि वो अफ्रीका से जब भारत आए थे और यहाँ आकर उन्होंने जैसे ही लाठी बजाई और चरखा चलाया और अंग्रेज देश छोड़कर चले गए। जबकि ऐसा नहीं है, लाखों लोगों ने उसके लिए कुर्बानियां दी, पर उनको वो ऐसी आत्मा और ऐसे महापुरुषों को कोई याद नहीं करता, जिसमें भगत सिंह जैसे लोग थे। यहाँ तक कि महात्मा गांधी चाहते तो भगत सिंह को बचा भी सकते थे, पर उन्होंने नहीं बचाया। वो एक अलग पार्ट है। पहले हम बात करते हैं उन 1893 में। 1893 में महात्मा गांधी अफ्रीका गए थे, जब वो लोग ग्रेजुएट हो गए थे और प्रैक्टिस करने अफ्रीका गए थे। ऐसा कहा जाता है कि वहां जाकर उन्होंने नस्ल भेद की टिप्पणी के खिलाफ लड़ा था, नस्ल भेद की जो नीति थी उनके खिलाफ लड़ा था, जबकि ये सच नहीं है। गांधी खुद इतने बड़े रेसिस्ट थे, इतने बड़े नस्ल भेदी इंसान थे कि वह खुद अफ्रीका के काले लोगों के साथ नस्ल भेद किया करते थे। इसका एक उदाहरण ये है कि 1893 में उन्होंने नडेल पार्लियामेंट को लिखा कि भारतीय लोग अफ्रीकन सेवेजेस से अधिक बुद्धिमान हैं और बेटर होते हैं, इसीलिए उन्हें प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जाए। उसके बाद 1904 में जब डरबन अफ्रीका के शहर है, उसमें प्लेग नाम की बीमारी फैली थी, तो उन्होंने हेल्थ डिपार्टमेंट को लिखा था, यह प्लेग तब तक ठीक नहीं होगा जब तक आप लोग हमें अफ्रीकन सेवेजेस के साथ रखेंगे, क्योंकि ये लोग अनहाइजेनिक होते हैं, इस वजह से प्लेग कैंप में फैल रहा है। 1995 में जब नेल्सन मंडेला 1990 में जब जेल से रिहा हो गए थे, तो 1995 में नेल्सन मंडेला ने एक आर्टिकल लिखा था। वो आर्टिकल लिखा था, आर्टिकल इन टाइम दिसंबर 31 1995। मेरा सभी से अनुरोध है कि गांधी द्वारा किया गया नस्लभेद को माफ कर दिया जाए और भुला दिया जाए, यही हमारे इतिहास और भविष्य के लिए ठीक होगा। नेल्सन मंडेला। ये तो थी उनकी नस्ल भेद में उन्होंने क्या कार्य किए। 2019 में एक ट्रेंड चला था गाना और अफ्रीका में। उस ट्रेंड में स्टूडेंट ने महात्मा गांधी की जितनी मूर्तियां गाना और अफ्रीका में थी वो सारी तोड़ दी थी, क्योंकि उस समय उन्होंने ये कहा था कि गांधी खुद इतने नस्ल भेद करने वाले इंसान थे, इतना भेदभाव और डिस्क्रिमिनेशन करने वाले इंसान थे, उनको हम महात्मा नहीं कह सकते, नहीं कहना भी नहीं चाहिए। 2013 में इंडिया टुडे ने एक आर्टिकल छापा था। वह आर्टिकल छापा था 2010 में, जब नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया दिल्ली जो संग्रहालय है, लेखागार है, उसके अंदर मनुबेन नाम की एक औरत की लिखी हुई डायरिया आई थी। ये मनुबेन वो है जो गांधी जी की हत्या के समय उनके बगल में थी। हालांकि वो उसकी महिला मित्र थी, गांधी जी की महिला मित्र थी। मनुबेन ने अपने जीवन में 10 डायरिया लिखी थी, जो 2000 पन्ने की है। 2010 में वो नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया में रखी गई थी। 2013 में इंडिया टुडे ने आर्टिकल लिखा, जिसका लिंक भी मैंने नीचे दिया है। 1885 में जब गांधी जी के पिताजी की देहांत हो गया था, जब मृत्यु हो गई थी, तो गांधी जी उस समय वहां पर आए थे। परंतु वह अपने पिताजी का देहांत और उनका जो क्रियाकलाप करने के अलावा, उनके अंकल लिखते हैं कि ही वेंट इनटू हिज रूम एंड इंडल्ज इन सेक्स एक्टिविटीज। उनका कहने का तात्पर्य था कि गांधी इतना सेक्स एडिक्टिव थे कि वो अपने पिताजी का दाह संस्कार करने के बजाय खुद सेक्स की एक्टिविटीज में इंडल्ज हो गए थे। उसके बाद उस घटना से गांधी जी इतना हर्ट हुए थे कि उन्होंने ब्रह्मचर्य रहने का निर्णय ले लिया था और एक आश्रम की तरफ चले गए थे। जबकि ऐसा सच नहीं है। लोग कहते हैं कि 1885 में गांधी जी ने ब्रह्मचर्य अपनाया था, जबकि नहीं अपनाया था। 1885 के बाद भी उनके 4 बेटे पैदा हुए थे। 1888 में हीरालाल, 1892 में मनीलाल, रामदास, 1897, 1900 में देवदास। और ये जो हीरालाल है, जो पहला बच्चा उनका हुआ था, ये बाद में इस्लाम में चले गए थे और फिर वापस आए थे, अपनी माँ के कहने से हिंदू धर्म में वापस आ गए थे। ये तो थी एक बात।
अब दूसरा, जो सेक्स एक्टिविटीज में कितना इंडल्ज थे, पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य लिया था और वो आश्रम में चले गए थे, वो अपनी पत्नी के साथ नहीं रहते थे, कस्तूरबा के साथ। और कस्तूरबा की मृत्यु 1944 में होती है। जब वो 2008 में वहां रहते हैं तब वो कई अलग अलग सेक्स प्रैक्टिसेस करते हैं, उनके जो अनुयायी थे उनके साथ सेक्स प्रैक्टिस करते थे। सबसे पहले जो उन्होंने सेक्स प्रैक्टिस की थी वो सुशीला नैयर नाम की एक औरत के साथ किया था। ये सुशीला नैयर वो है जो बाद में भारत की यूनियन मिनिस्टर बनती है, हेल्थ मिनिस्टर बनती है। और गांधी जी का 1907 में गांधी जी बयान देते हैं कि यह सब भारतीयों का दायित्व है कि वे शादी ना करें और शादी करते हैं तो सेक्सुअल एक्टिविटीज से दूर रहें। ऐसा गांधी जी 1907 में कहा था। 1907 में ही आश्रम का एक अनुयायी लिखता है कि आश्रम में सभी महिलाओं और पुरुषों के साथ में रहना होता था, पर किसी भी पुरुष और महिलाओं को कोई भी शारीरिक संबंध नहीं होगा, चाहे वे पति पत्नी ही क्यों ना हो। परंतु यह नियम गांधी जी पर लागू नहीं होते थे, जिसमें गांधी जी अलग अलग महिलाओं के साथ नहाना, सोना और अपने शरीर की मालिश करवाना शामिल था। इसकी शुरुआत, इस ब्रह्मचर्य और सेक्सुअल एक्टिविटीज की शुरुआत गांधी जी ने सबसे पहले उनके प्राइवेट सेक्रेटरी सुशीला नायर के साथ की थी। यह सुशीला नायर बाद में मिनिस्टर बनी थी, हेल्थ मिनिस्टर। 1908 में गांधी जी का बयान, जब वे उनके खिलाफ बहुत ज्यादा विरोध होने लगा, बहुत सारे अनुयायी उनको छोड़कर जाने लगे, तो उन्होंने कहा कि मैं जब भी ये करता हूं तो अपनी आंखें बंद कर लेता हूं ताकि मुझे किसी चीज का मलाल ना हो और जिसको मैंने देखा ही नहीं। ये मनुबेन की डायरियों में सब कुछ लिखा है, जो नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया के म्यूजियम में वहां पड़ा है। 1944 में कस्तूरबा की मृत्यु हो जाती है तो गांधी जी की ये सेक्सुअल एक्टिविटीज और ज्यादा इंटेंसिफाई हो जाती है। वो और भी ज्यादा तरीके से ये ब्रह्मचर्य के कार्य करने लगते हैं। जिसको वो ब्रह्मचर्य कर रहे हैं वास्तविकता में वो सेक्सुअल एक्टिविटीज होती है, जिसमें वो अलग अलग महिलाओं के साथ संबंध रखते हैं। इसको देखकर जवाहरलाल नेहरू ने गांधी जी को 1948 में लिखा कि गांधी जी बापू, जो आप ये कर रहे हैं ये बहुत ही अननेचुरल और एबनॉर्मल है। ये नेहरू बात गांधी जी को कह रहे हैं। बाद में नेहरू भी इसी पद चिन्हों पर चल पड़े थे और लॉर्ड माउंटबेटन की बीवी एडविना के साथ उनके संबंध थे, जिस एडविना की बाद में 1960 में इंडोनेशिया में मृत्यु हो गई थी। उस समय त्रावणकोर के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो ये कहा था कि गांधी जी एक बहुत सेक्स एडिक्टिव है और ये बहुत ज्यादा, ही इज मोस्ट डेंजरस पर्सन। अप्रैल 11 1943 में मनुबेन ने अपनी डायरीज लिखना शुरू की थी। उन डायरीज का नाम था रिवील द साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ गांधीज एक्सपेरिमेंट विद हिज सेक्सुअलिटी ऑन मनुबेन। इसमें सब कुछ उसने अपना लिखा, आश्रम में क्या होता था, उसके साथ क्या हुआ, गांधी जी जब जाते थे इधर उधर तो उसको साथ लेकर जाते थे, तब क्या होता था। और उसके बाद 1921 में जब खिलाफत मूवमेंट हुआ था, ये पॉइंट उनकी सेक्सुअल एक्टिविटीज तक था। अब हम आगे आते हैं कि उनका ड्यूअल स्टैंडर्ड रहा है, बहुत सारी चीज़ों में वो सिलेक्टिव रहे हैं। जबकि वो खुद को अहिंसक कहते थे, परंतु ये सच नहीं है। वो इतना अहिंसक कहते थे कि उन्होंने 1900 जब देश में चोरी चोरा हत्याकांड हो गया था गोरखपुर के अंदर 4 फरवरी 1922 को, तो उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। वो इतने हिंसक अपने आप को कहते थे कि कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए। परंतु ये वही गांधी है जिन्होंने अंग्रेजों की तरफ से लड़ने के लिए भारतीयों को प्रथम विश्व युद्ध में भेजा था। ये वही गांधी है जब खिलाफत मूवमेंट साउथ इंडिया में शुरू हुआ था। ये मेनली मुस्लिमों ने अंग्रेजों के खिलाफ किया था, क्योंकि अंग्रेजों ने टर्की में मुस्लिमों पर बहुत आक्रमण किया था। तो साउथ इंडिया से मुस्लिमों ने, ये मोपला मुस्लिम थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ खिलाफत आंदोलन किया था। उस खिलाफत आंदोलन 1921 में हिंसक हो गया था और मुस्लिमों ने हिंदुओं के ऊपर आक्रमण कर दिया था। उसमें 11,500 हिंदू मारे गए थे, 126 लोग घायल हुए थे, हजारों स्त्रियों का हरण कर लिया गया था, उनका बलात्कार हुआ था, बच्चियों को उठा लिया गया था, उनका रेप हुआ था, जो कि जैसा कश्मीर में 1990 में हुआ है वैसा भी वहां हुआ था। ये मालाबार में हुआ था बेसिकली। ये मालाबार में जब हुआ था तब गांधी जी वहां गए थे और गांधी जी ने वहां जाकर ये कहा कि मुस्लिम बहुत बहादुर और देशभक्त हैं, वे हमारे आंदोलन का हिस्सा है, उन्होंने जो किया उसके लिए अंग्रेज सरकार जिम्मेदार है। और 1922 आते आते महात्मा गांधी ने ये पूरा का पूरा जो ब्लेम है वह हिंदुओं पे डाल दिया। इसी घटना के संबंध में गांधी जी ने 1922 में हिंदुओं को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। उन्होंने कहा कि हिंदू लोग ही मुस्लिमों को अपना पड़ोसी और भाई नहीं मानते हैं। हिंदुओं ने ऐसी स्थिति उत्पन्न क्यों की जिसमें उनके भाई उनकी हत्या, बलात्कार और अपहरण कर ले।
उसके बाद अक्टूबर 1922 को गांधी जी ने अपने बयान में कहा था कि अगर मुस्लिम हिंदुओं को मारना चाहे तो वो मार दें, तब भी हिंदू अपने मन में गुस्सा नहीं रखेंगे। हिंदुओं को मुस्लिमों के सामने सरेंडर कर देना चाहिए और मुस्लिमों द्वारा मारे जाने का अफसोस नहीं करना चाहिए। अगर मुसलमान हिंदुओं को मारकर अलग देश का निर्माण कर रहा है तो इस पर हिंदुओं को गर्व होना चाहिए, क्योंकि नया देश जो बनेगा उसमें उनकी शहादत होगी, ऐसा ये माननीय महान आत्मा कह रही है। उसके बाद ये भी सच है कि देश का बंटवारा भी इसी शख्स के कारण हुआ था। ये वही शख्स है जिसको 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था, वास्तविकता में 1947 में देश आज़ाद नहीं हुआ था, बट ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ था। नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया कहता है कि ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ था 15 अगस्त 1947 को, देश आज़ाद नहीं हुआ था। परंतु मान लेते हैं कि अगर आज़ाद हुआ था, उस समय सरदार पटेल को प्रधानमंत्री चुना गया था, 14 में से 14 वोट मिले थे और नेहरू को 1 वोट भी नहीं मिला था। परंतु महात्मा गांधी ने अनशन किया था। वो अनशन इसलिए किया था कि ताकि नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया जाए। सरदार पटेल गांधी जी की बहुत इज्जत करते थे, इसलिए उन्होंने ये पद छोड़ दिया था। ये वही गांधी है। ये पहली ईवीएम तो देश की तभी हैक हो गई थी, और ये गांधी जब उन्होंने सरदार पटेल के खिलाफ अनशन के ऊपर बैठ गए थे, जब जिन्ना ने अलग देश की मांग की थी, तब उन्होंने अनशन नहीं किया था। 1945 में जब सुभाष चंद्र बोस गायब हो गए थे, तब उन्होंने अनशन नहीं किया था। भगत सिंह की फांसी को रुकवाने के लिए उन्होंने अनशन नहीं किया था। और उसके बाद वीर सावरकर को जब अंडमान निकोबार की जेलों में यातनाएं दी जा रही थी, तब उन्होंने अनशन नहीं किया था। और उन्होंने जीना ने जब मुस्लिम लीग के साथ अलग पाकिस्तान बनाया, तब आपको हैरानी होगी कि ये लोग कहाँ थे। 15 अगस्त 1947 को ये लोग कहाँ थे, दिल्ली में थे या कहीं और थे। और तब किसी को पता है या नहीं कि उस दिन बंगाल और पंजाब में क्या हो रहा था। लगभग 1.5 करोड़ लोग उस बंटवारे में मारे गए थे, पर सरकारी रिकॉर्ड कहता है कि 21 लाख लोग मारे गए थे बॉर्डर एरिया में। 21 लाख लोग वो थे जिनको कफन तक नसीब नहीं हुआ था, उन्हें दफनाया तक नहीं गया था, और वो लाशें बाद में कुत्तों ने खाई थी। ये इतना भयानक था वो बंटवारा, और वो बंटवारा मात्र 3 दिन में हुआ था। दिल्ली में बैठकर माउंटबेटन के साथ नेहरू ने एक लाइन खींच दी थी, नक्शे के ऊपर लाइन खींची थी। इसका सर्वे भी नहीं किया गया था कि बंटवारा कैसे करना है, परंतु मान लो अगर बंटवारा कर ही दिया था तो ढंग से बंटवारा करते। ये आधा अधूरा बंटवारा क्यों गया? जब बंटवारा कर दिया था तो एक देश जब मुस्लिम राष्ट्र बना तो दूसरा देश हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बना? ये सवाल पूछा जाना चाहिए। गांधी का चित्रण इस तरीके से किया गया, उसको इतना सेंसिटिव बनाया गया है कि अगर कोई शख्स उस पर कोई सवाल करता है तो लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं, क्योंकि राजनीति ने उनके लिए इतना झूठ बोला है कि अब हमें वो सब सच लगने लगता है। जो मैं कुछ भी बोला हूं वो भी लोगों को सच नहीं लगेगा, परंतु जब आप नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से जाएंगे तो धीरे धीरे आपको भी पता चलेगा कि इनके काले कारनामे कितने हैं, इनको महात्मा कहना कितना ठीक है। और ऐसे लोगों को महात्मा कहना और ऐसे महात्माओं को दिल्ली के अंदर राजघाट के ऊपर समाधि स्थल बनाना, उस समाधि का दायरा 87,71,544 स्क्वायर फीट है। ऐसे महान लोगों को बनाना, ये वही महान लोग हैं जिन्होंने मंदिर में जाकर नमाजें पढ़ी कर, पर कभी मस्जिद में जाकर गीता नहीं पढ़ी थी। इसीलिए इस देश के युवाओं तय करना होगा कि ऐसे लोगों को महात्मा कहना कहाँ तक ठीक है। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।